अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये खिता एक बार फिर बारूद और बयानों के संगम पर खड़ा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुश्तरका हमलों ने तेहरान से लेकर खलीज तक एक ऐसी लर्जिश पैदा की है जिसकी गूंज सिर्फ धमाकों में नहीं बल्कि सफारती कमरों की खामोशियों में भी सुनाई दे रही है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए न सिर्फ इसराइल बल्कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर ये वाज़े किया है कि ये मार्का महदूद नहीं रहेगा। तल अवीव के सायरन, खलीजी रियासतों की बंद फ़ज़ाई हदूद, बहरीन और कतर में फौजी तंसीबात पर हमलों की खबरें और आलमी ताकतों के बयानात, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदलता दिखाई देता है। ये सिर्फ अस्करी तसादुम नहीं, वक़ार, दिफा और खित्ते की नई सफ़बंदी की जंग है, जहाँ हर फरीक अपने इक़दाम को दिफा और दूसरे के कदम को जारहियत करार दे रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ ने सरहदी पट्टी को एक और बहास में बदल दिया है। फ़ज़ाई हमले, तबाह होती चेक पोस्टें, दरअंदाजी की नाकाम कोशिशें और भारी जानी और माली नुकसानात के दावे सब्र की निशानदेही करते हैं कि खित्ता बैक वक्त कई सतहों पर तनाव का शिकार है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में वसी होती जंगी लकीरें, ये सब एक ऐसे अहद की खबर देते हैं जहां सफारतकारी पस मंज़र में और ताकत का इस्तेमाल पेश मंज़र में आ खड़ा हुआ है। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये आग महदूद रहेगी या सरहदों से निकल कर आलमी निज़ाम को भी अपनी लपेट में ले लेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सकीर चौधरी साहब और डॉक्टर बशारत साहब। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमें डॉक्टर अली इमरान साहब और डॉक्टर आबिद राव, XDG सिविल एविएशन और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सकीर चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। ईरान के फतह खैबर ऑपरेशन में 75 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं कि एक बात हो रही थी कि मुज़ाकिरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। मुज़ाकिरात के 3 दौर होते हमें दिखाई देते हैं और उसके बाद अचानक से ये बयान, ये स्टेटमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना कि इसराइल जो है वो ईरान पर पहले हमला करे, और फिर हमने देखा कि आज एक हमला हमारे सामने आया भी, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक मुश्तरका हमला था जो ईरान के ऊपर किया गया है इसराइल और अमेरिका की जानिब से। उसके बाद हम देखते हैं कि जवाब भी दिया गया ईरान की जानिब से और बड़ा मौसर किस्म का हम इसको जवाब कहेंगे। अकेला दिखाई दे रहा है इस वक्त ईरान हमें, जबकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कुछ ममालिक की जानिब से कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे, लेकिन फ़िलहाल ईरान जो है वो अकेला है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें आज का ये बड़ा अफसोसनाक जो है वो वाक़या है या दिन है, ये कह लें कि अचानक ईरान पर हमला कर दिया गया। और आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया भी है कि हमला ऐन उस वक्त किया गया जब मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे और जेनेवा में जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर था, बड़ी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप भी ये बयान दे रहे थे और बहुत सारे जो है वो ममालिक ये बयान दे रहे थे और इराक़ भी बड़ा पुरउम्मीद था और बड़ी बातचीत जो है वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी कि कुछ चीज़ें जो शर्तें थीं वो ईरान ने मान ली थी। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि सुबह 9 बजते हैं और फिर एक ख़बर आती है कि ईरान पर यानी तेहरान पर एक बहुत बड़ा अटैक हो गया इसराइल की जानिब से। मुश्तरका ये अटैक है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। फिर कुछ टाइम के बाद वक्त गुजरा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है उसका बाकायदा ना सिर्फ हमलों का ऐलान किया बल्कि तस्दीक भी कर दी कि ये हमले किए गए। और उन्होंने जो लॉजिक पेश की, उन्होंने कहा जी हमने अमरीकी शहरियों की सालमियत के लिए ये सारा कुछ किया है, क्योंकि जो ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं या ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं और फिर ईरान जो है बराह रास्त अमरीका को टारगेट कर सकता है। इसलिए हमने जो है वो उसके दिफा के लिए एडवांस तौर पे शायद उनको बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर सारे मुज़ाकरात को एक साइड पे रखा और ये भी नहीं देखा कि एक सुपर पावर की क्रेडिबिलिटी जो है वो किस तरह स्टेक पे लगेगी, और उन्होंने हमला कर दिया। खैर, इस मरतबा जो ईरान का जवाब था वो बहुत जो है वो क्विक था, फास्ट था और हैरान कर देने वाला था। यानी पहले आपने देखा कि जब हमला हुआ था इसराइल का तो ईरान ने बड़ा स्लो मोशन में जवाब दिया था। पहले अपने कुछ ड्रोन्स भेजे जो उन्होंने फ़ज़ा में उनको मार गिराया, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे मरहले में उन्होंने अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया। लेकिन इस मरतबा ईरान ने बराह रास्त 75 से ज़ायद मिसाइल, अभी तादाद मेरा ख्याल बढ़कर 80 हो गई है, उनके मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के जो है वो फौरी तौर पर जो फायर कर दिए, और जिससे वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है, धुएँ के बादल हैं और वहाँ पे जो उनका दफाई सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है और मिसाइल सिस्टम को और तबाह करता है, उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से जो है वो इन सारे मिसाइल को तबाह नहीं कर सकता। यानी कि
अगर आप 100% में से 25% भी स्ट्राइक मिसाइल की स्ट्राइक में कामयाब हो जाते हैं तो मतलब आपने अपने गोल अचीव कर ली। इसके अलावा और इतने जितने ममालिक हैं, तकरीबन 6 से 7 ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिका के एयर बेसेस मौजूद हैं। बहरीन उसमें शामिल है, अबूधाबी है, इसके अलावा दुबई है, और इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदीया में भी जो है वो रियाज में वो एक मिसाइल हमला हुआ है। सर ये जो भी इस्लामिक ममालिक हैं ये तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि मतलब इन ममालिक पर हमला किया गया है, जबकि ईरान की तरफ से वहाँ पर जो फौजी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, उनको निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो एयर बेसेस हैं, और बल्कि आज नहीं, ये ईरान का बयान जो है वो बहुत अरसा पहले से चल रहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर ईरान जो है वो इस मरतबा कोई और एडवेंचर करेगा, और ईरान जो है वो अमेरिका में जहाँ जहाँ पे अमेरिका के एयर बेसेस हैं जितने ममालिक में हैं उनको निशाना बनाएगा। और अब भी ईरान के तरफ से ये वाज़ेह किया गया है कि किसी शहरी पर या शहरी इलाके पर ये हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी बेसिस पे हमला हुआ। बहरीन में उनका जो 5वां बहरी बेड़ा है उस पर हमला किया गया और टारगेट हुआ है उसका, और बहरीन ने उसका सख्त रद्दअमल भी दिया, और उन्होंने कहा हम इसको जवाब भी देंगे इसका। और लेकिन वहाँ पे एक आध शायद हलाकत हुई है, और इसके अलावा कोई हलाकत की इतला नहीं है। अल-अदीद एयरबेस पे हुआ, आपको पता कि वो कुवैत में सबसे बड़ा जो है वो एयरबेस है अमेरिका का, और तकरीबन 24 एकड़ पे वो मुहित है, और 10,000 से ज़्यादा तो फौजी हैं वहाँ पर, और इसके अलावा वसी तादाद में जंगी सामान है, तो वहाँ पर भी अटैक हो गया। अब अटैक जो है वो बढ़ के ये पूरे खित्ते में पहुँच गया है। यूक्रेन ने इसकी हमायत की है अलबत्ता, और रूस ने कहा है कि ये जो ईरान के साथ अमेरिका ने मुज़ाकरात किए थे ये एक ढोंग था। रूस ने इसकी मतलब दूसरे अल्फाज में बड़ी शदीद मजम्मत भी की है। मतलब और एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप अटैक और कर देते हो। बरतानिया ने ये पहले कह दिया, उन्होंने कहा जी इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना, यानी हम अमेरिका या इजराइल के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये उन्होंने वाज़ेह किया है, ये उनके बयान है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक के बयान आएंगे, जैसे अभी पाकिस्तान का राब्ता हुआ तो इस खित्ते में 3 ममालिक इस वक्त हैं, मैं आखिर में 3 ममालिक जिसमें पाकिस्तान, टर्किया और सऊदी अरब। अब इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। ये जो है वो इस जंग को रुकवाने में या इसमें सालसी का किरदार अदा करने में या इसमें इसको कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपने कहा ये जो 3 ममालिक हैं ये जंग रुकवाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डॉक्टर बशारत साहब, क्या यही 3 ममालिक हैं जो कि जंग रुकवाने में एक अहम किरदार जो है, सालसी का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं? इसके अलावा रशिया और चाइना के हवाले से भी बहुत बड़ी बड़ी बातें इससे पहले हो रही थी कि ये 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि जंग को रुकवा सकते हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अमरीकी अड्डों को मुख्तलिफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें निशाना बनाया जा रहा है, तो उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस चीज़ की सख्त मजम्मत कर रहे हैं, और वो ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमले जो हैं वो अमरीकी एयर बेसिस पर नहीं किए जा रहे बल्कि ये हम पे किए जा रहे हैं, बराह रास्त ये हम पे किए जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, क्या वक्त आ चुका है कि तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक पेज पर नजर आए? जी, आपके सवाल के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है मैं उसका पहले जवाब दूंगा कि पाकिस्तान जो है और तुर्किया और सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर सकता है। तो उसमें ये है कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची कर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। जो बड़ी बड़ी बातें आपने कहा कि हो रही हैं, वो बातें ये हैं कि चाइना और रशिया ने इसी महीने फरवरी में मिलकर ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइजेज़ की थी, और उनको ये नज़र आ रहा था कि ये हमला जो है ये होने जा रहा है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो जॉइंट एक्सरसाइजेज़ की गई थी। तो बात ये हो रही थी कि जब इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेज़ की थी और फिर आज ऐलान हुआ है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से कि हम ईरान की नेवी को पूरी तरह तबाह कर देंगे और बाकी चीज़ों को भी करेंगे, लेकिन नेवी का बाकायदा नाम लिया गया है। तो अब क्योंकि नेवल एक्सरसाइज इन्होंने की थी तो इन दोनों ममालिक को आगे आना चाहिए, आगे आकर इसको मिलिटरली इसको रोकना चाहिए। ये सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने से, ज़बानी जमा खर्च से, इसकी मजम्मत करने से कुछ भी नहीं होगा। वो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए 24 घंटे बमबारी करेंगे। अभी अमेरिकन एक जो है ऑफिशियल का बयान आया है कि ये जो है हमारा ऑफेंस ये पूरा 24 घंटे जारी रहेगा और कई दिन जारी रहेगा जब तक कि हम अपने अहदाफ हासिल ना कर लें। अहदाफ क्या है उनके कि सबसे पहला हदफ ये है कि ईरान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, उसकी नेवी को तबाह करना, उसकी जो मिज़ाइल साइट्स हैं उनको तबाह करना, जहाँ से वो मिज़ाइल फायर करते हैं, जहाँ मिज़ाइल स्टॉक पाइल्स हैं उन जगहों को तबाह करना, और जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं मिज़ाइल्स और ड्रोन्स, उन सब जगहों को तबाह करना ताकि इसराइल को किसी किस्म का कोई ख़तरा न रहे। क्योंकि इनकी एयरफोर्स तो इस काबिल है नहीं ईरान की कि वो जाके इसराइल पे हमला कर सके। तो मिज़ाइल्स के ज़रिए हमला किया जाता है
या ड्रोन्स के ज़रिए किया जाता है। तो मिसाइल्स काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं पहले भी, और अब आज भी आप देख रहे हैं कि हमले वो कर रहे हैं, और जाकर वो इसराइल में कुछ ना कुछ नुकसान तो कर ही रहे हैं। और बाकी जो है बेसिस पे जो अमेरिकन बेसिस हैं बहरीन में, अबू धाबी में और कतर में, उन पर भी हमले किए गए हैं। तो अब ये सूरत हाल है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि रशिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। रशिया भी एक सुपर पावर रहा है एज सोवियत यूनियन, अभी भी उसकी काफ़ी पावर है। और मैं इससे पहले प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, आज सुबह से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सीरिया में इसी तरीके से फ्रांस, यूएस और इसराइल मिल के वहाँ पर बुरी तरह की बमबारी कर रहे थे अब से चंद साल पहले, और जो है कोई उनको रोकने के लिए मुसलमान मुल्क नहीं आ रहा था, ज़बानी जमा खर्च हो रहा था। तो उस वक्त फिर पुतिन ने ये ऐलान किया था कि हम इसको रोकेंगे, और उसने अपना जो S-400 सिस्टम, जिस तरह चाइना को उसने इंडिया को दिया है, इसी तरह का S-300 सिस्टम जो इससे पहला वर्जन था वो वहाँ पर शिफ्ट किया। और उसके ज़रिए जब चंद मिसाइल ही फायर किए थे तो फ्रांस भी वहाँ से चला गया, यूएस भी चला गया, और जो है इसराइल भी पीछे हट गया। तो कुछ अरसे हाफिज़ुल असद को कुछ चंद साल मिल गए। तो इसी तरीके से अगर पुतिन अगर बचाना चाहता है ईरान को तो बचाए। चाइना का और रशिया के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। अगर ईरान हार जाता है, ईरान को पूरी तरह शिकस्त हो जाती है, बाद में रजीम चेंज कर दी जाती है, तो देखें ये ईरान से बराह रास्त जो है इस चाइना को नुकसान ये होता है कि तेल उसका जो है वो रोक दिया जाएगा, और चाइना को कंटेन करने के लिए एक और अड्डा मिल जाएगा अमेरिकन को। और फिर वो आपको पता है कि बग्राम एयरबेस के भी पीछे हैं। तो चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है। फिर आपने देखा कि अभी मोदी जो है, मोदी का विज़िट होता है इसराइल का, तो वहाँ पर उनके मुआहदे होते हैं। अब वो प्रोग्राम ये बन रहा है अमेरिका के साथ मिलकर, अब इन्होंने चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, और अफ़गानिस्तान में तालिबान को अपने साथ मिलाना है। पाकिस्तान को और चाइना को कंटेन करने का और इनको जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने का अब जो है एक महाज बन रहा है, जिसमें इंडिया, जिसमें इसराइल और जिसमें कि यूएस शामिल होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त चाइना का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। चाइना जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा अगर ईरान इस वक्त शिकस्त खा जाता है पूरी तरीके से, रजीम चेंज हो जाती है, अमेरिकन कठपुतली हुकूमत वहाँ पर बना दी जाती है, तो ईरान डायरेक्टली अफेक्ट होगा। ईरान वेनेजुएला पे अटैक किया था अमेरिका ने, उससे भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। वहाँ उसकी बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी तेल के सेक्टर में। तो वहाँ चाइना को सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, जो पॉलिसी उसकी है कि उसने सिर्फ जो है ट्रेड करनी है और किसी तरीके से भी किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में खुद हिस्सा नहीं लेना, इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। अदरवाइज उसके मफादात को एक एक करके ज़रब पहुंचाई जा रही है, अमेरिका की जानिब से, और डेफिनेटली तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चाइना के सामने भी होंगी। डॉक्टर आबिद राव साहब आप भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो एक जंग है जो शुरू हो चुकी है, जिसको कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात से हल हो जाएगी, और बड़े बड़े हमारे तज्ज़ियाकार भी मौजूद होते थे, उनकी जानिब से ये बात की जाती थी कि मुज़ाकरात से मसला जो है वो हल हो जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से आज ईरान पर सर हमला कर दिया गया है। कौन है इस वक्त जो इस जंग को रुकवा सकता है, या कौन है जिसको इस वक्त मैदान में आना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन तक ईरान जो है वो अमेरिका का या इसराइल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, आप 1979 में जाएं। 1979 में शाह ईरान जब तक था पावर में, फरवरी तक, उस वक्त तक ईरान वाज ऑल फॉर अमेरिका, और वो यहाँ का थानेदार था, उसका सारा कंट्रोल था। ये खलीज फारिस में उसने ज़बरदस्ती कुछ तेल के कुएँ, एक कुआं कतर का, एक यूएई का लिया हुआ था, 2 कुएँ ऐसे थे जिन पे वो इनकी तकसीम करता था। लेकिन जब ये इमाम खुमैनी की हुकूमत आई है फरवरी 79 में, तो फ़ौरन इन अरब कंट्रीज़ को ये ख़तरा महसूस हुआ कि इनकी बादशाहत भी ख़तरे में है। इन्होंने मिल के फिर 1 साल में इराक़ को तैयार किया, और ईरान इराक़ वॉर 8 साल चली है वो, लेकिन ये ईरान की कुव्वत नहीं ख़त्म कर सके। ईरान पे सैंक्शंस थी, उसकी एयरफोर्स ख़त्म हो गई थी, F-14, F-5, F-4 सारे उनके ग्राउंड हो गए। लेकिन उस जंग के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो आखिरी जो साल था 1988, उसमें जंग इतनी स्लो पेस पे थी कि 3-4 दिन के बाद 1-2 जहाज़ उड़ते थे और वो क्रॉस द बॉर्डर जाके कुछ करते थे। अच्छा, उस वक्त भी ईरान ने वार्निंग दी थी। मैं उस वक्त अबू धाबी में पोस्टेड था, और उन्होंने ईरानियन एयरफोर्स ने सख्त वार्निंग दी थी कि अगर इराक़ का कोई जहाज़ आते हुए जाते हुए यूएई में लैंड किया तो यूएई को भी वॉर में समझा जाएगा, उनका हरीफ।
अच्छा, अरब इसराइल, ये अरब्स और ईरान की जो राइवलरी है, ये तो 14 साल पुरानी है। इनकी कभी भी ना दोस्ती हुई है, ना इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया है। अच्छा, उसके बाद भी अगर आप देखें अब, तो इनको डर एक तो बादशाहत का है, एक उसकी वजह से ईरान के खौफ की वजह से अमेरिका ने यहाँ पंजे जमा लिए हैं। जो यूएई में बेस है वो अल-दफरा बेस है, जो इनकी कतर में है अल-अदीद, बहरीन में इनका वो फिफ्थ वो जो बेड़ा खड़ा हुआ है उधर, ओमान इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कुवैत को इन्होंने आज़ाद कराने के बहाने वहाँ अड्डा बनाया हुआ है 1991 में। कहने का मकसद ये है, अमेरिका ने ये सारी प्लानिंग यहाँ की थी। अच्छा, उससे मैं फिर आपको 1973 में ले जाता हूँ। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ था कि जब जंग ख़त्म हुई है तो इजराइल को बहुत बुरे शॉक्स उसमें मिले थे। ये बारलेव लाइन क्रॉस हो गई थी, बहुत सारा एरिया सिनाई डेजर्ट का इजिप्ट ने आज़ाद कर लिया था। तो उस वक्त इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी हेनरी किसिंगर ने कि हर वो मुल्क जिससे इजराइल को कोई भी ख़तरा हो सकता है, पोटेंशियल या फिजिकल एंड उस वक्त का, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। उसमें सबसे पहले इन्होंने इजिप्ट को कैंप डेविड में लेके आए थे, 1978 में समझौता करा लिया। इसी तरह नेसेट में अनवारुस सादात का एड्रेस करवाया था। अनवारुस सादात की जान गई, वो मतलब लोकल इजिप्शियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 81 में अपने ही फौजियों ने उसको गोलियां मार के हलाक कर दिया था। फिर ड्यूरिंग द अरब ईरान वॉर, इराक ईरान जो चल रही थी, इजराइल ने अटैक किया इराक के न्यूक्लियर प्लांट पे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जून 81 में। उसके बाद इराक को ख़त्म करना था, सऊदी अरेबिया को वैसे डरा के ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये सारे अरब मुल्क सिवाय मजम्मत करने के कुछ नहीं कर सकते, और मजम्मत मीन्स नथिंग। हमारे यहाँ जब बॉम्ब एक्सप्लोजन कोई होता है, कोई बंदे मर जाते हैं, तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम वो मजम्मत की जाती है, इसका कोई मानी नहीं होता, बल्कि ये मजलूम के जख्मों पे और नमक छिड़कने के बराबर होती है। OIC बनाई है, वो इंतहाई बेकार ऑर्गेनाइजेशन है। UN को अमेरिका ने बेकार कर दिया है। यूरोपियंस खामोश हो गए हैं। ये जब लिबिया पे अटैक हो रहे थे तो फ्रांस ने रेजिस्टेंस की, इटली ने बॉम्बिंग करने से, तो अमेरिका ने उनको धमकी दी कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट हम इराक में या लिबिया में नहीं देंगे। वो कमर्शियल इंटरेस्ट के बायस उन्होंने अपनी एयरफोर्स इनको दे दी। कहने का मकसद ये है कि जो कानून जंगल का था, जो सदियों पहले था, वो आज तक कायम है। ये इतनी तालीम, इतने कल्चरल डेवलपमेंट और इतने ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या हमने समझा है कि जी पिछले हज़ारों सालों में बने, वो बेमानी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था 100 साल पहले कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये सब ईरान को कमज़ोर समझ के, कमज़ोर करके, ईरान पे तो तब से 79 से सैंक्शंस हैं। वो वेस्टर्न जहाज़ कोई नहीं ख़रीद सकता, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, वो तो सरवाइव कर गया। ये बड़े रेजिलियंट कौम है। इस वक्त जंग रुकने की सिर्फ एक सूरत है कि ईरान हार मान ले, जिस पे ना पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है, ना सऊदिया, ना तुर्किया। तो ये कहना बेमानी है कि ये तीन मुल्क मिलकर कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेंगे उस पर। ईरान ये नहीं करेगा। आप अगर करना चाहते हैं, आप फिर ईरान की हेल्प का ऐलान करें कि जी हम ईरान को नहीं, लेकिन पाकिस्तान को भी उन्होंने अब ये अफगान वॉर में एंगेज करा दिया है। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नजर नहीं आता। वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अल्टीमेटली आपको फिर टेबल पे आना पड़ता है। ये ईरान, ये जो हमें अफगानिस्तान की वॉर में जो एंगेज कर दिया है, इसका मुझे नहीं लगता कोई लॉजिकल ऐसा कंक्लूजन निकलेगा। अफगानिस्तान तो पिछले 1500 सालों से कोई मुल्क तो है नहीं, ट्राइबल फैक्शंस हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, ये इसका इलाका है, ये उसका इलाका है, आप लड़ लें, आप तबाह कर लें। ईरान तो, ये अफगानिस्तान तो 79 से तबाह शुदा है, वो वहाँ कोई डेवलप चीज नहीं है। दे हैव नथिंग टू लूज। बंदे मारते रहे, अब वो मरते रहेंगे, इट डजंट मैटर। उनकी इंडस्ट्री नहीं है, कोई उनकी एग्रीकल्चर नहीं है, उनका कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपने जी वी स्टैंड टू लूज। इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपना हर कदम अब सोच के उठाएं, किसी के साथ अलाइनमेंट में पाकिस्तान का नुकसान ना कराएं। ज़ियाउल हक ने, परवेज मुशर्रफ ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है, जिससे हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। सर, आपने मजम्मत की बात की कि हम हमेशा जब कुछ ऐसा होता है तो मजम्मत की जाती है। सबसे पहला जो चीज़ हमारे सामने आती है वो मजम्मत होती है। डॉक्टर अली इमरान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मजम्मत हमेशा से कुछ जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त भी उनकी जानिब से मजम्मत जो है इसकी की जा रही है, जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर एक हमला किया, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और साथ ही फिर ये हमला हमारे सामने आता है। सर, आपको नहीं लगता कि मजम्मत से बढ़ के अब एक मुदाखलत का टाइम आ चुका है और मुदाखलत होनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये मजम्मत का टाइम नहीं बल्कि मुरम्मत का टाइम है।
और जैसे आपने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान, ये तीनों मुल्क इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी भी किस्म की कोई इस वक्त सुलह की कोई बात कर सकें या कोई इंटरफेरेंस कर सकें। इस वक्त ईरान अकेला है, और जैसा कि मेरे से पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि ईरान कभी भी हार या शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। 1979 के बाद से, जब से ईरान पर पाबंदियां हैं, ईरान ने हर मौके पर पूरी दुनिया को ये बताया कि वो अकेला खड़ा होकर, अकेला रहकर भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर बात करेगा। अब हम बात जब करते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका है और इसराइल है, देखिए इस वक्त ग्रेटर इसराइल के राह में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरान ख़त्म होने के बाद, यानी ईरान की रजीम चेंज करने के बाद, मैं नहीं समझता कि इसके बाद कुछ ऐसा बाकी बचेगा इनके पास कि वो फिर हम इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनने से रोक सकें। ये बड़ा अच्छा वक्त था, लेकिन आपने देखा कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पर बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात, जॉर्डन, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है अमरीकी अड्डों की, जहाँ पर उनकी नेवी और उसके साथ साथ एयर फोर्स और उनके ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो ज़रूरत तो ये थी, आज से जैसे 15 दिन 20 दिन पहले चाइना ने और रशिया ने जब फौजी मशक़ें की, नेवल फौजी मशक़ें उनकी हुई, तो उनको ईरान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत थी। चाइना का एक तेल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान से चाइना में जाता है, और अगर यहाँ पर रजीम चेंज हो जाता है और अमेरिका अपनी मर्जी के लोग यहाँ पर बैठा लेता है, तो फिर आप ये समझें कि चाइना को कंटेन करने के लिए एक तो उनका तेल बंद हो जाएगा, और फिर अमेरिका को बड़े मजबूत जो है अड्डे यहाँ पर मिल जाएंगे, और कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उसकी तरफ एक और बड़ा कदम होगा। वेनेजुएला के बाद ईरान अगर गिर जाता है तो फिर आप ये समझ लें कि रशिया और चाइना के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। बाकी जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर, उन्होंने हमेशा अमेरिका और इसराइल का साथ दिया, ख़ास तौर पर जो ख़ुद को इस्लामी ममालिक का कायद समझते हैं, सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, जिसको इस मौके पर यह चाहिए था कि वो खड़ा होता, वो ईरान के लिए बात करता, वो सुलह जोई की बात करता, वो हालात को जो है वो उस तरफ लेकर जाता जहां पर इतनी बड़ी लड़ाई ना होती। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि इस वक्त ना तो यूनाइटेड नेशन की कोई औकात रह गई है, पूरा यूरोप जो है वो इस लड़ाई में अमेरिका के साथ नहीं है, चाइना और रशिया भी जो है वो मुखालिफ कैंप में है, लेकिन एक अमेरिका अकेला अमेरिका इसराइल के मफादात को सामने रखते हुए कि जो ईरान था वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है आने वाले दिनों में, तो उन्होंने आगे बढ़कर इस वक्त हमला कर दिया है। और अभी आप ये देखें कि ईरान का नाम नहाद दोस्त जो इंडिया था, जो हर जगह पर ईरान का नाम लेता था, आज उसके भी जनरल जेडी बख्शी जो है वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान पर कई हफ्ते तक बमबारी करनी पड़ेगी वहां पर रजीम चेंज करने के लिए। तो आज ईरान के जो नाम नहाद अपने दोस्त थे वो भी उसके खिलाफ हो गए। तो मेरे ख्याल से ईरान को लड़ना पड़ेगा और चाइना को या रशिया को इस वक्त मैदान में आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जो ईरान है वो इसराइल या अमेरिका के इस हमले से बच सके, मेरी राय के मुताबिक। जो इस्लामी ममालिक हैं उनको भी कोई राय लेनी पड़ेगी। और अभी ताज़ा जो एक ताज़ा तरीन मैं देख रहा हूँ कि इसराइल ने ईरान ने इसराइल पर एक बहुत बड़ा ड्रोन के साथ जो है वो हमला मजीद किया है, और ईरान बाकी भी जो जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर भी हमले कर रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में जी बिल्कुल आने वाले वक्त में पता चलेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो क़यादत को उसका निशाना बनाया गया था, और अब दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि रिजीम चेंज करने की बातें हो रही हैं। सो क्या रिजीम चेंज करने से और जितने भी अमेरिका के जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से जो भी बातें कही जाती हैं या जो भी दावे किए जाते हैं कि वो ईरानी अवाम के साथ हैं, तो क्या तमाम तर चीज़ें वो हमारे सामने आएंगी अगर रिजीम चेंज हो जाती है, अगर ईरानी क़यादत जो है वो चेंज हो जाती है? सो फिर क्या ये मसाइल हल हो पाएंगे? जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को, क्या वो हल हो पाएंगे? इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक एक मरतबा फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले भी इसी हवाले से बात हो रही थी कि तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामनेई के दफातर और सदारती दफ्तर को निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बातें तो ये भी हो रही हैं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी की बातें होती हैं, मज़म्मत की बातें होती हैं, लेकिन मज़म्मत से बढ़ के और जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे सामने नहीं आती। डॉक्टर आबिद राव साहब, क्या कहेंगे? इससे पहले भी जब इसराइल की जानिब से हमला किया गया था ईरान पे, तो जो ईरानी क़यादत थी उसको निशाना बनाया गया था। एक मरतबा फिर वही कोशिशें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। क्या अगर रिजीम चेंज हो जाती है, क्या अगर ईरानी क़यादत जो है वो चेंज हो जाती है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को, वो हल हो पाएंगे? देखिए, ईरान जो है वो इनके लिए हमेशा एक कांटा बन के रहा है। 1953 में वज़ीर आज़म मुसद्दिक थे, वो पावर में थे। उसने आके ऑयल कंपनी सारी नेशनलाइज कर ली थी। उस वक्त ब्रिटेन वाज अ सुपर पावर, तो उन्होंने मिल के उसको हटा के शाह ईरान को इंस्टॉल किया था। शाह ईरान फिर 1953 से 79 तक बादशाह रहे और उन्होंने सारी अमेरिकन पॉलिसीज़, अमेरिकन इंटरेस्ट को रखना और इजराइल के साथ भी उससे ताल्लुक़ रखे। कहने का मकसद ये, अगर ये रजीम इस तरह बाई फोर्स चेंज होगी तो एक्चुअली तो दुनिया में फिर कोई भी महफूज नहीं। वो हमेशा अपनी पसंद के स्टूजेस को बिठाएंगे किसी इन हुकूमतों में और उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे। 79 तक ईरान जो था इस रीजन का, कह लें आप, बदमाश था, गुंडा था, उसकी चलती थी। ये सारे अरब ममालिक उससे डरते थे। ये 71 में ये UAE बन गया, प्रिंसिपैलिटी से इनको मुल्की स्टेटस मिल गया। 7 स्टेट से मिल के UAE बनाया। 8वीं कतर थी, उन्होंने कहा अपना अलहदा रखेंगे, बहरीन अलहदा हो गया। तो ये 3 मुल्क बन गए 7+2। लेकिन ईरान की जो धौंस धांधली थी वो 79 में टूटी, जब वहाँ ईरान का बादशाह उन्होंने पलट दिया। तो रिजीम चेंज तो मैटर करती है, बिकॉज ये अपना एक स्टूज ले आते हैं, उससे फिर फैसला कराते हैं, जब तक अवामी ताकत उसको ना हटा दे। तो कहने का मकसद ये है कि इमीडिएट तो यही पूरी कौम की वो होगी, बेहुरमती कहूँगा मैं, अगर बाई फोर्स ईरान की हुकूमत गिरा दी जाती है और चेंज कर दी जाती है। तो लेकिन देखना ये है कि ईरान के साथ कौन खड़ा है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे कौम के दिमाग में एक उम्मा नामी कीड़ा है, हम हर जगह उसको यूज़ करते हैं। लेकिन आज देख लें 57 ममालिक में से कौन ईरान के साथ खड़ा है जिसके ऊपर ब्लेटेंटली ऑल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉज अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर कर दिया है। इजराइल से दुश्मनी सारे अरब कंट्रीज की है, लेकिन ये सारे डर के मारे एक और कैंप के साथ इन्होंने अलाइन किया हुआ है। जो हिस्ट्री है ईरानियन कौम की वो ये है कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये हार जाएं एंड में, लेकिन लड़ के हारते हैं, ये सरेंडर नहीं करते। तो अमेरिका अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है या लोग समझ रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा, मेरे नज़दीक ये गलतफहमी है। ये हिस्ट्री से के लेसन्स के अगेंस्ट होगा। पाकिस्तान को ये अब देखना चाहिए कि अगर ये जंग फैलती है इवन इन ईरान, इसके बलूचिस्तान पे क्या असर होते हैं, इसका तालिबान क्या फ़ायदा उठाते हैं। ये तालिबान को हमने पाला ज़िया-उल हक के दौर में था कि ये मुजाहिदीन हैं, जिहाद वाले हैं। ज़िया-उल हक के बाद डॉक्ट्रिन चेंज हुई तो परवेज़ मुशर्रफ ने पैसे, वही डॉलर लेके इनको मारने का वो किया कि इनको करें। व्हाट इज़ आवर पॉलिसी, आई डोंट नो। आज क्या है, तालिबान के साथ हमारी जंग चल रही है, हमने मुस्तकबिल में क्या करना है, हमारा रीजन बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा। उसका इंडिया क्या फ़ायदा उठाता है? क्या हमें दोनों साइड पे एंगेज करके बलूचिस्तान में माजरीन का इन्फ्लक्स हो जाता है, या ये तालिबान आते हैं? ये बहुत सीरियस क्राइसिस का वक्त है पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए। सर जोड़ के बैठने का टाइम है और कोई अपना दामन बचा के चलने वाली बात इनको करनी चाहिए। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, दिस इज़ माय हम्बल ओपिनियन। बिल्कुल सर, एक तरफ तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उन्होंने जो इसराइल का दौरा किया, फिर उसके बाद जो एक स्टेटमेंट सामने आई कि इसराइल और भारत अगर साथ देंगे तो अफगानिस्तान का देंगे। और फिर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से जो झड़पें स्टार्ट हुई, पाकिस्तान पे अटैक किया गया, फिर पाकिस्तान का एक जवाबी बात जो है वो भी हमारे सामने आया। उसके बाद कल के प्रोग्राम में भी हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं। हमने कहा कि अभी तक जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से किसी किस्म का जो बयान है, जो कोई मतलब कोई इस टाइप का बयान नहीं आया जिससे हम ये महसूस कर सके, क्योंकि आना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। उसके बाद एक बयान सामने आता है कि पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है और पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं फिर ईरान पर एक हमला किया गया। अब हम उस स्टेज पर खड़े हैं कि हम उस तरीके से आगे बढ़ के बात नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे फील्ड मार्शल की भी बात करते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। सो ऐसे में पाकिस्तान, आप बात तो करें कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए,
वो बड़ी अच्छी बात है कि वो फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या इन दो शख्सियात की तारीफ 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से बड़ी है? देखना ये है कि आपने अपना दामन बचाना है, और अच्छी लीडरशिप वो होती है जो मुल्क को क्राइसिस में एक सेफ्टी की तरफ ले जाए। जी। तो वो देखने की ज़रूरत है। ईरान के, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने एयरफोर्स में 36 साल नौकरी की है। ईरान के हम पे बहुत ज़्यादा एहसानात है। 65 वॉर हुई तो उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए कि आपको जो चाहिए ले जाएं। हम पे अमेरिकन सैंक्शंस थी, उन्होंने 90 सेकेंड हैंड जहाज़ जर्मन एयरफोर्स से ख़रीद के हमें दिए, जो हमने 1980 तक उड़ाए। 71 में भी उनका रवैया यही था। इराक ने, इजिप्ट ने, यासर अरफात ने इंडिया की सपोर्ट की 71 वॉर में। आप ये देखें हम किस चक्कर में, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हमने अपने नेशनल जो मफादात हैं हमारे, उनको कभी भी वो नहीं किया। फिर जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो हमने 1985 में ये शिया सुन्नी फसादात यहाँ पे ला के ईरान के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। आई मीन ये एक इक्विलिब्रियम बड़ा अच्छा बनना था। पाकिस्तान में कभी ऐसा वो नहीं था मसला शिया सुन्नी का, जो 1985 में बिकॉज सऊदी झगड़ा था ईरान के साथ, तो वो हमने वो जंग शुरू कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि आप नेशनल इंटरेस्ट को अपने, जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का है आज, उसको सामने रखें। अगर ये मजीद आपके पास 20 लाख ईरान से महाजरीन आ जाते हैं, आप क्या मैनेज करेंगे? आपके पास अपने लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है। वो जब अफगान महाजरीन थे उस वक्त तो पैसे आते रहे आपके पास, आप उनके नाम पे बड़े लोगों ने पैसे बनाए। उसमें सारी हमारी मजहबी जमातें थी जो गॉड फादर से इन तालिबान के और इन मुजाहिदीन के नाम पे। अब वो सिलसिला नहीं चलेगा। अब आपका उधर एक बदमाश नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, दुश्मन आपका, वो कोई मौका नहीं छोड़ता आपको अब्यूज करने का, आपको बेतौकीर करने का, आप पे अटैक करने का। वो इस मौके से फायदा उठाएगा। तो इस वास्ते अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके साथ हमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हमारे यहाँ हमेशा होता है, आइदर और, ऐसा नहीं होता। दरमियानी रास्ते भी होते हैं। डिप्लोमेसी इसी का नाम है कि डोंट लुक आई टू आई बट यू वॉक हैंड इन हैंड। आप अपने ताल्लुकात उस तरह से चलाएं। हमने हर दौर में गलत फैसले करके बड़ा बेर में, खारिया में अमेरिकन बेसिस बना के पहले रूस को नाराज किया, फिर हमने ये मुजाहिदीन के चक्कर में आपने फिर रूस को नाराज किया। आपके ऊपर लाल दायरे बने हुए थे पेशावर पे एज न्यूक्लियर टारगेट्स। जरा आपके ताल्लुकात ठीक होते हैं, अमेरिका आपको दाना डाल के फिर अपनी तरफ वो कर लेता है। और अब बातें तो ये भी हो रही हैं कि अब भी वही दाना जो है वो डाला जा रहा है। डॉक्टर बशारत साहब, क्या समझते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया, ख़िते में हर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो मुख्तलिफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या इस्लामी ममालिक जो हैं इस वक्त ईरान का साथ देंगे, या उनकी तरफ से जो सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल है उसी का आगे चल के भी हमें सामना करना पड़ेगा? देखिए, अब जिन मुल्कों के ऊपर हमला किया जा रहा है, जहाँ पर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, वो तो उसके ईरान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो ये हम एक्सपेक्ट उनसे नहीं कर सकते कि वो जो है अपने मुल्क के ऊपर जो हमला उनके हो रहा है। और इससे ईरान को कितना नुकसान होने वाला है? ईरान को अभी तो फ़िलहाल जो नुकसान हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका इनके ऊपर हमला कर रहा है, अब ये तो नुकसान बढ़ता चला जाएगा। और जो है अब ईरान क्या, अगर चाइना और रशिया इसके डिफेंस में नहीं आते तो ईरान सिर्फ उस वक्त तक अपना दिफा कर सकेगा जब तक कि इसका जो स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स है और ड्रोन्स हैं वो चलता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसके पास अपनी डिफेंस के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। तो उसमें अब कितना वक्त लगता है ये देखना है। और फिर ये कि इसराइल और अमेरिका दोनों इसके मिसाइल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर स्टॉक पाइल्स हैं, उन सब को ये निशाना बना रहे हैं। ऑल्दो कि उसके पास मोबाइल लॉन्चर्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि सेटेलाइट के ज़रिए और अपने दूसरे इंटेलिजेंस ज़राए के ज़रिए वो सब चीज़ें मालूम करते रहते हैं। जैसे ही कोई उनके निशाने पर आता है तो वो उसको सबसे पहले टारगेट करते हैं ताकि इसकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो यही इनका हदफ है और ये इसकी तरफ गामजन है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ना कोई इस्लामी मुल्क आएगा ईरान की मदद के लिए, ना और कोई आएगा सिवाय इसके कि इस वक्त जो है चाइना, जिसका अपना बड़ा मफाद है अगर वो ईरान की मदद करता है, और रशिया, ये दोनों आएंगे। लेकिन आप ये देखिए, किस किस्म का मफाद आप समझते हैं? देखिए, चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका इस तरफ आ रहा है। और अब आपने देखा था, जैसे मैंने पहले कहा, कि मोदी ने जो विज़िट किया है
इसराइल का, उसमें इनका बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। वो इत्तेहाद एक्चुअली है चाइना के ख़िलाफ़। इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। इसके अलावा तालिबान जो है उनसे मुतालबा बाकायदा अमेरिका करता रहा है कि ग्राम एयर बेस जो है वो हमारे हवाले कर दी जाए। अब वो मुतालबात और बढ़ जाएंगे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब जब ये अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है, इसके बाद तालिबान की हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि वो इस तरफ भी सोचें कि अमेरिका को वहाँ पर अड्डा दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये, क्योंकि तालिबान भी अब एक्चुअली देखा जाए तो वो हिंदुस्तान और इसराइल के अलाय बन चुके हैं, तो वो फिर अगर ये बात है सही है तो फिर तो वो अड्डा जो वो मांग रहा है अमेरिका वो उनको दे दिया जाएगा। तो अब आप ये देखें कि ईरान में भी अगर वो अपने हुकूमत ले आते हैं, अपने कठपुतली हुकूमत ले आते हैं और अफ़गानिस्तान में भी उनको बेस मिल जाती है, तो वो फिर चाइना को बहुत ज़्यादा कंटेन करने के काबिल होंगे और चाइना के मफादात पे डायरेक्ट ज़रब पड़ेगी। और इस चीज़ को चाइना को समझना चाहिए। चाइना की जो ये पॉलिसी है कि उसने मिलिटरीली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेना, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, इसको बदलना पड़ेगा। तभी सर्वाइव करना, अगर उसने सर्वाइव करना है। डॉक्टर आबिद राव साहब, मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों और सायरन बजाने से इस्राएली अवाम जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा खौफ जो है वो फैलता हुआ हमें दिख रहा है। शहरियों को बंकर्स में रहने की हिदायत भी की गई है और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो भी इस वक्त हमारे सामने आई है। क्या आप समझते हैं कि इस जंग से इसराइल की मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा और कितनी देर तक जो मईशत का नुकसान है वो बर्दाश्त कर पाएगा इसराइल? देखिए, बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उनके लिए कोई भी नुकसान ऐसा नहीं है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, बिकॉज उनको अभी तक सारी सपोर्ट अमेरिका की तरफ से है। जब कैंप डेविड साइन करके अनवर सादात वापस आए थे तो उनकी पहली स्टेटमेंट आप देखें, उसको जब बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उसने वहाँ पे अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि मैं इजराइल से लड़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता। उनके सारे कर्जे उस वक्त माफ कर दिए गए, 38 बिलियन डॉलर के करीब थे। उनके 5 बिलियन डॉलर हर साल उनको तब से आज तक मिल रही है कि इजराइल से जंग ना करें, तो उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इराक को तबाह कर दिया ईरान से लड़ा के, ईरान को वैसे तबाह कर दिया, सीरिया को किया, लिबिया को किया। उस आउटर पेरिफेरी में याद रखें आप, पाकिस्तान भी आता है। ईरान से फारिग हो गए तो पाकिस्तान भी उनके निशाने पे है, बिकॉज पाकिस्तान की डायरेक्ट कोई दुश्मनी इजराइल के साथ नहीं है, लेकिन इजराइल के दुश्मनों में लिस्ट पाकिस्तान की भी है। इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा हुआ है, पाकिस्तान का कई हवालों में जिक्र किया उन्होंने कि जी पाकिस्तान भी हम अपने लिए हॉस्टाइल समझते हैं। और जब से ये नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पे ये वहाँ उनके साथ हुआ है, इनकी मिलिट्री एड बहुत हुई है। इनकी मिलिट्री अभी भी 8.6 बिलियन डॉलर्स के इन्होंने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं साइन। देखिए 91-92 में बड़ा शोर पाकिस्तान में उठा था कि इजराइल से आप दोस्ती कर लें, उसको रेगनाइज कर लें। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो नहीं हुआ। तो उस वक्त जो सबसे बड़ी सपोर्टिंग आर्गूमेंट थी कि आप अगर इजराइल को रेगनाइज कर लेंगे तो आपका एक दुश्मन कम हो जाएगा, ये एटलीस्ट इंडिया के साथ मिलके आपके साथ कोई हरकत नहीं करेगा। बहरहाल गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके हिसाब से वो फैसला करते हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने फैसला नहीं किया, तो हमने आज तक वो नहीं किया। उस दौरान में इंडिया ने इसका बड़ा फायदा उठाया। इंडिया इनके वेपन्स यूज करता है। अभी जो मई में पिछले साल झड़प हुई है, वो इन्होंने जो बॉम्ब्स यूज किए हैं वो इजरायली मैन्युफैक्चर्ड बॉम्ब्स थे। वो दुनिया में बहुत अच्छे बेहतरीन माने जाते हैं। उनको इन्होंने और जहाज़ों पे ये लगाया हुआ है विराज 2000 से। तो कहने का मकसद ये है, फिर भी हार गए ना आप अलाइनमेंट्स अपने उस वक्त के इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं आप। लेकिन हमने मतलब समहाउ हमारी एटलीस्ट फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के नाम पे, जो इनको ब्रदर इस्लामी मुल्क, ब्रदर्स नाम, हमारे भाई मुसलमान ये कहते थे, उनको आज शर्म आनी चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक गलत टर्म यूज़ करके आज हमारे इतना सालों की मेहनत को ज़ीरो कर दिया है। वही तालिबान, ये मर्सनरीज लोग हैं। ये अजीत दोवल की पॉलिसी स्टेटमेंट है 2014 की। उसने कहा था ये लोग पैसे के पीछे लड़ते हैं, जितना पाकिस्तान इनको देता है हम उससे दुगना देके इनको पाकिस्तान से लड़ाएंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब भी वक्त है कि हम होश के नाखून लें, ये मुस्लिम उम्मा का कीड़ा निकालें। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी बचाएंगे, पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए करे, कोई आपको ना छुड़ाने आएगा। पिछली मई की जंग में देख लें कितने अरब मुल्कों ने आपका साथ दिया है। आपका साथ टर्की ने दिया है, अजरबैजान ने दिया है, चाइना ने दिया है, और ईरान ने दिया है। जी बिल्कुल सर, तो सही कहा। ये फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है ना, ये जज्बात से ऊपर होनी चाहिए।
इसमें आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, या चले आप दुश्मन ना कहें, जो आपके दोस्त नहीं है उनका आपको पता होना चाहिए, उनके साथ आप उस तरह से डील करें। और Exactly. अब भी अगर आप देखें, ये कल भी मैं पढ़ रहा था अपने किसी उसमें कि ये अरब कुछ मुल्क है जो तालिबान को उकसा रहे हैं कि पाकिस्तान को जंग में एंगेज रखो, हमले करो और इंटेंसिटी बढ़ा दो। सो इट्स ए ग्रेट लेसन जी, कि बिल्कुल। आप की सर्वाइवल अपनी ताकत पे है। जी सर, आपका पॉइंट आ चुका है। सर चौधरी साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, ईरान पे जो अटैक हो चुके हैं, इसमें पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? आकाशा, देखिए, मैं पहले तो पैनलिस्ट की इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, जो उन्होंने राय दी है बिल्कुल नहीं करता। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि जब कुछ अर्सा पहले ईरान पे हमला हुआ था इजराइल का, तो ईरान की पार्लियामेंट, जब वो जंग ख़त्म हुई तो ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कर पाकिस्तान के नारे क्यों लगे थे? क्या वजह थी? ये पाकिस्तान की जंग के हवाले से बात है, जो मई पाकिस्तान की जंग हुई है, तो कौन-कौन से ममालिक ने साथ दिया पाकिस्तान का? मैं जवाब देता हूँ उसका। देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। हम ये पाकिस्तान ऐसा तो नहीं करेगा कि अपने कोई 500 टैंक्स उधर भेज देगा, फौजें भेज देगा उधर। देखें, टेक्नोलॉजी भी एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मार्का हक में टेक्नोलॉजी से तो हमने भारत को शिकस्त दी है। अब मुझे बताएं कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, मिसाइल उड़ रहे हैं और वहाँ पे टारगेट पे जा रहे हैं ईरान के, वो सेटेलाइट किसका इस्तेमाल हो रहा है? वो चाइना का हो रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ आप ये नहीं करना होता कि आप अपनी फौज भेज दें उस मुल्क में और आप अपने तैयारे भेज दें। और देखें, आपने सफारती सतह पे भी अपने आप को मजबूत रखना होता है, साथ साथ आपने अपने नेबर्स की मदद भी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का वो नेबर्स है, हम तो उसके बगैर कर ही नहीं सकते। तो देखें, ईरान ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ले ली है चाइना से इस वक्त, और किसी हद तक रशिया से भी ली हुई है टेक्नोलॉजी। और ये जो जंग है ये टेक्नोलॉजी की है। अब देखें कि आज के हमले में मैंने गौर से फुटेजेस देखी हैं, जो बहरीन में अटैक हुआ है मिसाइल का, वो टारगेट पे लगाया जाके, जो उनका बहरी बेड़ा है वहाँ पे खड़ा हुआ है 5वां, वहाँ पे उसको भी हिट किया, उसने डैमेज किया है। तो ये ऐसे हो गया। देखें, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और पाकिस्तान जो है वो अगर सपोर्ट करेगा तो मुझे और आपको बता के नहीं करेगा। ये मान लेना चाहिए, या टर्की अगर करता है सपोर्ट तो ऐसे ओपनली नहीं करेगा। हमेशा मतलब आप जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि, और दूसरी मेरी लास्ट पॉइंट है, आधा मिनट लूंगा, लास्ट पॉइंट है। देखें, आखिर मसले का हल टेबल है, टेबल टॉक होनी है, सफारती सतह पे होनी है। मसले का हल जंग है ही नहीं। मसले का हल जंग, अगर हम इस तरह कहें कि उस मुल्क ने साथ नहीं दिया, ये मुल्क साथ दे, जंग में कूद पड़े, तो फिर मुझे बताएं, हम तो पहले जंग में कूदे हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग है, और क्या है? तो हम एक और जंग की तरफ चले जाएं जाहिर तौर पर, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहां स्टैंड करेंगे? बात तो वही है ना कि पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान के साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ उलझाकर, और ये इसराइल ने और अमेरिका ने इस वक्त ईरान पर हमला कर दिया है। जी सर, एक मिनट है। देखिए, अभी तक बात हुई है जनरल ज़िया की और जनरल मुशर्रफ की। जनरल ज़िया की बिल्कुल गलत पॉलिसी थी, जिसने कि अमेरिका की जंग के लिए पाकिस्तान को झोंका उसके अंदर, और ये तालिबान पैदा किए। जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने इनको जो है जितना ख़त्म कर सकते थे किया। और जो पैसे लिए तालिबान को, जो उन्होंने पैसे लिए, वो उन्होंने कहा था कि मैंने किसी भी जो है पाकिस्तानी को हवाले नहीं किया बाहर अमेरिका को, जो यहाँ पर दूसरे मुल्कों से आकर खरीदारी करने के लिए आते थे, जो अब मेरी बात खत्म हो जाए, जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आते थे तकरीबकारी करने के लिए, उनको पकड़ के मैंने अमेरिका को दिया है, किसी एक पाकिस्तानी को नहीं दिया। आफिया सिद्दीकी को किसने किया था? आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से ले जाया गया था, वो पाकिस्तान ने हवाले नहीं किया था। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद राव, एक्स डीजी सिविल एविएशन और मार्शल रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। सगीर चौधरी साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब, डॉक्टर बिशारत साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।